Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. A very good morning guys. I hope you are doing well. स्वागत है सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपको सबसे पहले सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 28 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपकी लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे टैप कर दें। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के पहले प्रश्न के साथ में प्रश्न है, भारत और किस देश ने जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये भारत और किस देश के बीच में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो भारत और फिनलैंड के साथ में जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, भारत और फिनलैंड ने जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। समझौता पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और फिनलैंड के उनके समकक्ष क्रिस्टा मिक्कोन द्वारा साइन किया गया है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका फिनलैंड और भारत के साथ में ये MOU हुआ है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 26 नवंबर 2020 को किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी inaugurated and the laid foundation to a stone of 16 national highway projects in which state on 26 नवंबर 2020। ये उत्तर प्रदेश में केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 26 नवंबर 2020 को 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में। राजमार्ग की कुल लंबाई 500 किलोमीटर से अधिक है और इसमें 7,470 करोड़ रुपए यानी 7,477 करोड़ का मतलब लागत लगने वाला है और ये 500 किलोमीटर से अधिक लंबा होने वाला है ये राजमार्ग। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी फैक्ट्स है वो देख लीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बात था। तो इसका कैपिटल जो है वो लखनऊ है और राय सिटी से कानपुर है। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य हैं और विधानसभा में कुल 403 सीट है। विधान परिषद में 100 सीट है। चलिए, विधान परिषद से मुझे याद आया, आप लोग ये बताइए कि अभी किस किस राज्य में विधान परिषद सीट है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं कि किस किस राज्य में विधान परिषद सीट है। ठीक है, राज्यसभा में 31 सीट है और लोकसभा में 80 सीट है। और जो इसका हाईकोर्ट है वो आपका प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट है। इसका एक ब्रांच है लखनऊ, क्योंकि ये बहुत बड़ा आपका टेरिटरी है इसका, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, तो इसलिए इसका एक ब्रांच है लखनऊ में। ठीक है, यहाँ पे एक नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अब ये देख लीजिए कि आपका जो उत्तर प्रदेश है वो भारत के किस किस राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है। तो ये आप लोग को साफ दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इधर बिहार से करता है, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद राजस्थान से, हरियाणा से, आपका नेशनल टेरिटरी दिल्ली से। ठीक है, उसके बाद इधर उत्तराखंड से कर रहा है, राजस्थान से कर ही रहा था, मध्य प्रदेश से कर ही रहा था। तो ये कुछ राज्य है जिससे इसका बाउंड्री शेयर होता है। तो आई होप आप लोग को उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी फैक्ट्स था आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया है तो आप लोग को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, क्योंकि वीडियो लाइक करोगे तभी तो हम लोग मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होंगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे फैक्ट्स लेके आ जाएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट ला जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम लोग की तरह काम किया जा रहा है, हमारी टीम की तरह काम किया जा रहा है, तो आप लोग तो सराह ही रहे हैं। इवन अड्डा 24/7 आप लोग इसका नाम सुने ही होंगे, अड्डा 24/7 आप लोग नाम सुने होंगे। उन लोगों के द्वारा भी बताया गया कि आप लोग काफ़ी नेक काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर जो महत्व नहीं समझ रहे हैं उन लोगों को मैं बता रहा हूँ
कि अड्डा 24/7 के द्वारा बताया गया कि आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और अच्छी तरीके से टेस्ट ले रहे हैं। उनके द्वारा काफ़ी हम लोग को मोटिवेट किया गया और उन्होंने बोला कि सर मेरा भी कुछ कंटेंट वगैरह है, आप थोड़ा सा उसको प्रमोट करो। तो जो लोग भी इच्छुक हैं अड्डा 24/7 पे पढ़ने के लिए, मतलब वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं और अभी आपका 70% ऑफ चल रहा है, ठीक है, ये फ्लैट चल रहा है। तो कोई भी अगर जो कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वो आप लोग जा सकते हैं, अड्डा 24/7 विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे एक आपका कोड दिया गया है, उसको जो भी कोड आपका मैं टेलीग्राम पे डालता रहता हूँ, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा और कोड डालिएगा तो आपको 70% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर जो भी लोग इच्छुक हैं जिन्हें कुछ पढ़ाई का, मैं तो मेरा उद्देश्य ही था कि भाई लोगों जो भी लोग हैं उनको किफ़ायती में सारा कुछ मिल जाए। मेरा तो रहता है कि मैं जो भी चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं हमेशा आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो मैं तो अपना जानता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा, औरों का तो मुझे पता नहीं। तो वहाँ 70% ऑफ आप लोग के लिए हो रहा है, तो आई थिंक आप लोग के लिए काफ़ी किफ़ायती हो जाएगा। तो अगर आप लोग कोई सड़क पढ़ने के लिए इच्छुक हैं तो आप लोग जाएँ और ज़रूर एक बार विजिट करें, आप लोग को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 70% ऑफ, मतलब समझ लो क्या आपका होगा, ठीक है। तो जाइए आप लोग विजिट कीजिए, आप लोग काफ़ी अच्छा रहेगा। बस आप लोग के लिए यही सब कुछ है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? विच वन ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनी इन इंडिया विल मैन्युफैक्चर मोर देन 100 मिलियन डज ऑफ द स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन ऑफ रशिया एवरी ईयर? तो ये हेट्रो जो है, हेट्रो आपका एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि स्पुतनिक वी के साथ में कोविड-19 वैक्सीन के 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगा। कौन है? हेट्रो है, ठीक है। तो स्पुतनिक वी और हेट्रो, ये दो लोगों के साथ टाई अप हुआ है और ये लोग 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगा, ठीक है, कोविड-19 वैक्सीन का। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय कंप्यूटर उद्योग के पिता का निधन हो गया है, यानी फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर इंडस्ट्री पास्ड अवे। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम FC कोहली है। FC कोहली मतलब फारूक चंद्र कोहली, सॉरी फ़कीर चंद कोहली, फारूक नहीं, फ़कीर चंद कोहली का पूरा नाम है, ठीक है। इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये भारतीय कंप्यूटर के उद्योग पिता कहा जाता है, क्या? फादर ऑफ इंडियन कंप्यूटर इंडस्ट्री, ठीक है। क्या नाम था? FC कोहली, फ़कीर चंद्र कोहली, ठीक है। विराट कोहली नहीं, फ़कीर चंद कोहली। ये विराट कोहली की फैमिली से भी नहीं बिलोंग्स करते। ये मत सोच लिया कि आपका फ़कीर चंद कोहली हो गए तो विराट कोहली की फैमिली से बिलोंग्स करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। देख लीजिए, भारत के सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के पितामह कहे जाने वाले फ़कीर चंद कोहली अब हमारे बीच नहीं रहे। 96 ईयर के एज में उनका निधन हो गया। कोहली लीडर्स को तराशने में यकीन रखते थे और भारत के IT इंडस्ट्री के लिए पूरी पीढ़ी तैयार करने में लगे थे। साल 1969 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा के साथ कोहली से TCS की शुरू करने के लिए उनसे मदद मांगी थी। बता दें कि उस समय TCS दुनिया की तीसरी कंपनी थी जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा था, ठीक है। तो ये फ़कीर चंद कोहली थे जिनका 96 ईयर में इनका निधन हो गया, ठीक है। भगवान इनके आत्मा को शांति दे। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां महिलाओं को पीरियड से जुड़े सभी प्रोडक्ट्स मुफ्त मिलेंगे? विच कंट्री हैज़ बीन बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर वुमेन विल गेट ऑल द प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू द पीरियड्स ऑफ फ्री, ठीक है। जो भी आपके हमारे घर में महिलाएं हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, वो उन्हें पीरियड्स होता है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। और ये देश है जो स्कॉटलैंड है, वो अपने पूरे देश में महिलाओं को पीरियड से जुड़े जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपका सैनिटरी पैड वगैरह हो गया और भी जो भी चीज़ होता है, तो वो सारी चीज़ों को वो बिल्कुल मुफ्त प्रोवाइड करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है और हम लोग को भी ऐसा इनिशिएटिव अपनाना चाहिए। हम लोग अपना पर्सनली, जो हम लोग पर्सनल इंसान है, अपने घर में जो हमारे घर में माताएं हैं, बहनें हैं, तो उन लोग को प्रॉपर टेक केयर इसमें करना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ को छुआछूत मानते हैं। भाई, इस चीज़ के कारण ही तो हम लोग पैदा हुए हैं। अगर जो आज हम लोग इस धरती पे सांस ले पा रहे हैं, अगर जो इस धरती पे कुछ भी काम कर पा रहे हैं, तो इस पीरियड से कारण तो कर पा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी हीन दृष्टि से ना देखें। अपने जो भी माताएं बहनें हैं उनको हेल्प करें, उनको बिल्कुल ये बोले कि नहीं, ये जिस तरीके से हम लोग को वॉशरूम जाना होता है, हम लोग को टॉयलेट जाना होता है, उसी तरीके से पीरियड्स को भी समझें। ये नहीं कि छुआछूत समझें। और जब भी ऐसे कंडीशंस में हमारे घर में हमारे महिलाएं होती हैं तो उनकी जहाँ तक हो हेल्प भी करना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग पढ़े लिखे इंसान हो, अच्छे इंसान हो। और जो भी लोग अभी भी बहुत सारे गांव वगैरह में होते हैं कि मतलब सैनिटरी पैड्स का यूज़ नहीं किया जाता है,
आप लोग मूवी देखे होंगे, पैडमैन देखे होंगे, तो आप लोग सबको पता होगा। तो जहाँ तक हो आप हेल्प ही करो, छुआछूत नहीं मानो। हम हैं, इसके कारण ही हम हैं, बस इतना समझ लीजिए। तो ज़्यादा बोलना नहीं, आप लोग समझदार इंसान हो, ठीक है। तो ये जो है वो स्कॉटलैंड कंट्री है जो कि अपने देश दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया है जो महिलाओं को पीरियड से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट्स हो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, भारत में भी ऐसा होना चाहिए, पता नहीं कब होता है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बस सुधर जाएंगे तो जग सुधरेगा। अगला प्रश्न है, किसने अपनी नेपाली समकक्ष भरत पौड्याल से मुलाकात की और नेपाल भारत के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की? हु मीट द नेपालीज contemporate Bharat Paudiyal and discussed various aspects of नेपाल इंडिया बायलैटरल रिलेशन। तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला हैं जो आपके भरत पौड्याल से मुलाकात की और नेपाल और भारत के द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की कि भारत और नेपाल के बीच में जो भी रिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो ये भरत पौड्याल और हर्षवर्धन श्रृंगला के साथ में ये आपका मतलब मीटिंग हुआ और वहाँ पे आपका भारत और नेपाल के साथ में जो भी आपका संबंध है उसको अच्छा करने के लिए बात हुआ था, ठीक है। तो ये छठा प्रश्न था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26 नवंबर 2020 को हनी एफपीओ प्रोग्राम का उद्घाटन किस मंत्री ने किया? विच मिनिस्टर इनोग्रेटेड द हनी एफपीओ प्रोग्राम ऑन नवंबर 26, 2020? ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा 26 नवंबर 2020 को हनी एफपीओ कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये हमारा 7वां प्रश्न था। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन महानिदेशक के कोरोना वायरस के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध कितनी दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है? द डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज एक्सटेंडेड द बैन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन व्यू ऑफ कोरोना वायरस अप टू दिसंबर। ये 31 दिसंबर तक नागरिक उड्डयन महानिदेशक के कोरोना वायरस के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध आपका 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो देख लीजिए, आपका जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है वो आपका 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। यानी अभी तक हमारे देश में कोरोना जो है, कोरोना नाम का जो चीज़ आई है, भयावह आया है, एपिडेमिक आया, पैनाडेमिक आया, जो भी आप कह लो, महामारी आया है, तो वो जो है अभी तक अपना कदम को पीछे नहीं खिसकाया है। तो जो भी हमारे दोस्त हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भी हमारे भाई हैं, जो भी हमारे बहनें हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट है प्लीज़ अच्छी तरीके से अपना प्रॉपर टेक केयर करें, हाथ को सैनिटाइज करते रहें, हाथ को मास्क करते रहें, कभी भी जाएं तो मास्क जरूर पहने ही, कहीं भी जाएं मास्क पहने ही, और जितना हो सके अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें। अपने घर में जो भी हमारे घर में वृद्ध लोग हैं, जो भी हमारे दादी हैं और दादाजी हैं या माँ हैं, पिताजी हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से रखना होगा। ये आपका फ़र्ज़ बनता है। आप यंग हो, आप हमारे देश का होनहार हो, अपने घर का होनहार हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उन लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से रखोगे तभी तो वो लोग अच्छे तरीके से रहेंगे। हम लोग का इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग रहता है कि हम लोग कोई भी कुछ भी होगा तो एक बार झेल सकते हैं, लेकिन जो वृद्ध इंसान होते हैं, जो हमारे घर में वृद्ध लोग हैं, उनका इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो वो आप लोग को टेक केयर करना पड़ेगा, आप लोग को उनको अच्छी तरीके से रखना पड़ेगा। तो आप लोग भी स्वस्थ अच्छी तरीके से रहिए, जितना आप लोग कम बाहर निकलिएगा उतना अच्छा होगा, और अच्छी तरीके से रहिए। तो विशेष कहना नहीं है, विशेष करना है, और आप लोग कीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पुलिस अधिनियम में विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज कैंसिल्ड द कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट इन द पुलिस एक्ट? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा पुलिस अधिनियम विवादास्पद संशोधन को निरस्त कर दिया, यानी खत्म कर दिया है। तो ये केरल के द्वारा किया गया है। तो केरल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो आप लोग को सबसे पहले लिखना है। और चलिए अभी ये जो आपका पुलिस अधिनियम जो विवादास्पद संशोधन था उसके बारे में देख लीजिए, ठीक है। तो पुलिस कानून में इस संशोधन को लेकर विवाद हो गया था और इसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता और मीडिया की आज़ादी पर हमला बताया गया था। राज्य सरकार का कहना था कि महिलाओं और बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए यह संशोधन किया गया था, ठीक है। तो ये जो है वो केरल में ये आपका पुलिस अधिनियम विवादास्पद संशोधन को निरस्त किया गया है। तो केरल में किया गया। तो केरल के बारे में जो भी फैक्ट्स है आप लोग को ज़रूर लिखना ही है, बिल्कुल मिस नहीं करना है। जो भी लोग नहीं लिखते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आंसर किया कीजिए, आप लोग के फ़ायदे में ही के लिए ये किया जा रहा है। अगर जो आप किसी प्रश्न का आंसर करते हैं तो वो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। अगला प्रश्न है, खेल मंत्रालय ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? हु हैज़ रिसेंटली बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को खेल मंत्रालय ने हाल ही में
राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया गया है। किसे? भारतीय तीरंदाजी संघ को। भारतीय तीरंदाजी संघ को 25 नवंबर 2020 को 8 साल बाद सरकार से फिर मान्यता मिल गई है। राष्ट्रीय खेल विकास संहिता के अनुरूप चुनाव नहीं कराने के कारण उनकी मान्यता रद्द की गई थी। ठीक है, तो ये भारतीय तीरंदाजी संघ को आपका खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया गया है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2020 में कौन सा स्थान पर है? विच प्लेस इज इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI 2020? ये 8वां स्थान पे जो है वो भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में 8वां स्थान पर है। ठीक है, जो अफगानिस्तान है वो पहला स्थान पे और पाकिस्तान जो है वो 7वां स्थान पे, 8वां स्थान पे भारत है। ये भी ज़्यादा पीछे नहीं छोड़ रहा है, अभी 7 में ही चल रहा है। ठीक है, तो एक बात आया इंडेक्स से मुझे याद आ रहा है कि श्वेता मैम के द्वारा काफ़ी शानदार तरीके से जो भी अभी 2020 में इंडेक्स का जो भी आपका भारत किस किस चीज़ में कहाँ इंडेक्स कहाँ रैंक में है, आपका हंगर इंडेक्स में कहाँ पे रैंक है भारत का, हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ पे भारत का रैंक है, सारे इंडेक्स का अच्छी तरीके से वीडियो प्रोवाइड किया गया है और श्वेता मैम के द्वारा काफ़ी अच्छा वीडियो लाया गया। तो आप लोग जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप स्टैटिक का जाएँ, स्टैटिक का एक बना होगा प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे जाएँ और आप लोग देखें। आप लोग के लिए ही ये लाया गया है। ठीक है, आप लोग को जो भी आने वाली परीक्षा है उसमें काफ़ी ज़्यादा ये मदद करेगा। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक से क्वेश्चंस रहते ही हैं, तो आप लोग बिल्कुल उसे मिस नहीं कीजिएगा, जाइए और एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो ये जो भारत वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है। अब मूव करते हैं, इसमें टॉपर कौन है? अफगानिस्तान, और पाकिस्तान 7वें रैंक पे है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने किस देश के आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है? इंडिया आर्मी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन 500 अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री। तो ये पाकिस्तान, टेररिस्ट मतलब पाकिस्तान, आप लोग सबको पता होगा। तो पाकिस्तान के लिए यानी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन 500 शुरू किया है। आतंकवादी को आपको सही दिशा दिखाने के लिए, उसको अच्छी सीख देने के लिए ये ऑपरेशन 500 शुरू किया गया और ये पाकिस्तान के लिए है। ठीक है, पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए ये ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर कितने साल के लिए विस्तृत किया है? तो ये 10 साल तक विस्तृत किया गया है। भारत और अमेरिका ने 7 नवंबर 2010 को नई दिल्ली में ग्लोबल सेंटर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पार्टनरशिप के साथ सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन पर 10 वर्षों के लिए हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और USA के द्वारा परमाणु ऊर्जा पर सहयोग के लिए ये आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। ठीक है, और इसको विस्तृत किया गया, बढ़ाया गया 10 साल तक के लिए। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 साल के किस शूटर ने चैंपियन ऑफ चैंपियंस स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किया है? विच 16 years old शूटर हैज क्वालिफाइड फॉर चैंपियन ऑफ चैंपियंस इवेंट? इनका नाम विष्णु शिवराज है, जो कि 16 साल के शूटर हैं और ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस स्पर्धा के लिए क्वालिफाई किए। क्या नाम है? विष्णु शिवराज। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्न में से किस राज्य सरकार ने अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगा इस्मा लागू कर दिया है? Which of the following state government has imposed ISMA ban on strike for the next 6 months? ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये ISMA लागू किया गया है। ISMA का फुल फॉर्म होता है द इसेंशियल सर्विस ऑफ मेंटेनेंस एक्ट। क्या होता है? द इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। यह जो है सरकार हड़ताली कर्मचारी को कुछ आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना करने पर रोक लगा सकती है, जो देश में समान जीवन के रखरखाव के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा अगले 6 माह के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाकर ISMA लागू कर दिया, क्योंकि आखिर कुछ भी होता है तो लोग हड़ताल कर देते हैं। ठीक है, तो ये ISMA लागू किया गया। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, और जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया था। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन है किस राज्य ने जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है? विच स्टेट हैज पास्ड एन ऑर्डिनेंस अगेंस्ट फोर्स्ड कन्वर्सन? तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश जारी किया गया है। ठीक है, मतलब जबरदस्ती जो धर्म का चेंज किया जा रहा है, जो धर्म का आपका ये किया जा रहा है, धर्म चेंज हो रहा है, तो उस पर एक अध्यादेश, एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा लाया गया है और इस प्रश्न का आंसर
दीक्षा जी और रिया जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है। इसी तरीके से आप लोग जो भी दे रहे हैं अच्छी तरीके से देते रहिए। भगवान आप लोगों को खूब सारी शक्ति दे, ताकि आप लोग अच्छी तरीके से काम करते रहें और अच्छी तरीके से पढ़ते रहें और अपने जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका गोल है, उसको जल्द से जल्द अचीव करो और अपने घर परिवार का नाम रोशन करो। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च स्नो सेफ्टी कैंपेन? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो आप लोग तुक्का भी मार सकते हैं। ठीक है, हिम सुरक्षा अभियान, अब मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में देना है, और भी जो मैं प्रश्न पूछा हूँ, 2-3 प्रश्न मैं आगे ऊपर जो पूछा हूँ, उस प्रश्न का भी आंसर आप लोगों को कमेंट में ज़रूर दीजिए। ठीक है, और लास्ट में अड्डा 24/7 में अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपके टेलीग्राम पे लिंक दिया जाता है। आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप वहाँ से कोर्स को खरीद सकते हैं। आप लोग को 70% ऑफ मिल सकता है। ठीक है, तो बस आप लोग को सहूलियत मिले, उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए नहीं। बाकी आप लोग देख लीजिए आप लोग के लिए क्या अच्छा है।